हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 5 मई 2022 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली हेडिंग है नार्डिक देशों के साथ रिश्तों की नई शुरुआत। नार्डिक देशों के साथ विशेष रिश्ते कायम करने के लिए भारत सरकार की रणनीति सही दिशा में आगे बढ़ रही है। बुधवार को डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेग में यूरोप के इन बेहद छोटे लेकिन आर्थिक दृष्टिकोण से बेहद मजबूत 5 देशों डेनमार्क, स्वीडन, नॉर्वे, आइसलैंड व फिनलैंड के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैठक दोनों पक्षों के रिश्तों को नया आयाम दे सकती है। प्रधानमंत्री मोदी की एक दिन पहले डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेट फ्रेडरिक्सन के साथ बैठक हो चुकी थी। बुधवार को उनकी फिनलैंड की प्रधानमंत्री साना मारिन, आइसलैंड की प्रधानमंत्री कैटरीन जाकोबसडोरिट, स्वीडन की प्रधानमंत्री मैटग्लोन एंडरसन और नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनास स्टोर के साथ द्विपक्षीय बैठक हुई। भारत के प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत इन दोनों देशों के साथ यानी कि इन देशों के साथ मिलजुल कर बहुत कुछ हासिल कर सकता है और दोनों पक्ष संयुक्त तौर पर वैश्विक संपन्नता के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। मोदी की 5 देशों के प्रधानमंत्रियों के साथ अलग अलग हुई और फिर संयुक्त तौर पर हुई बैठक में यूक्रेन रूस का विवाद काफी अहम रहा। भारतीय विदेश मंत्रालय की तरफ से हर बैठक का अलग अलग ब्यौरा जारी किया गया है और इसमें एक तथ्य समान है कि यूक्रेन रूस युद्ध को लेकर नार्डिक देशों में काफी चिंता है। सभी ने माना है कि इस युद्ध का न सिर्फ यूरोप पर बल्कि पूरी दुनिया को आर्थिक अस्थिर करने का भी असर होगा। सुप्रीम कोर्ट को शक्तियों के विभाजन को ध्यान में रखना चाहिए, वेणुगोपाल। अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में 2021 के न्यायाधिकरण सुधार अधिनियम का जोरदार तरीके से बचाव किया। उन्होंने कहा कि कई बार शीर्ष अदालत अपने निर्णयों से नीतिगत क्षेत्र में दखल देती हैं, उसे शक्तियों के विभाजन को ध्यान में रखना चाहिए। जस्टिस DY चंद्रचूड़, सूर्यकांत और वेला M त्रिवेदी की पीठ के समक्ष केंद्र का पक्ष रखते हुए अटॉर्नी जनरल वेणुगोपाल ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के कई फैसले उसके न्यायिक अधिकार से बाहर चले गए हैं। उन्होंने कहा कि यह एक नीतिगत फैसला है, फिर भी कोर्ट ने फैसला सुनाया है। अक्सर अदालत नीतिगत फैसले देती रहती है और विधायिका से कहती है कि ऐसे कानून बनाओ। शक्तियों का विभाजन है और इसे ध्यान में रखना चाहिए। वरिष्ठ वकील अरिंदम दतार की दलील थी कि गत वर्ष अध्यादेश के प्रावधान रद्द करने के बावजूद केंद्र एक अधिनियम लेकर आया है जिसमें वैसे ही प्रावधान हैं जिन्हें जस्टिस LN राव की अध्यक्षता वाली पीठ ने खारिज कर दिया था। महंगे कर्ज का दौर शुरू होगा। महंगाई को थामने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने बुधवार को अप्रत्याशित कदम उठाया। केंद्रीय बैंक ने अपनी प्रमुख ब्याज दर यानी कि रेपो रेट में 40 आधार अंक की वृद्धि की है। इसमें बाजार में मांग घटने व कीमतों को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी। हालांकि इसका सीधा असर होम, ऑटो व अन्य खुदरा लोन की EMI पर बढ़ेगा। इनमें वृद्धि हो सकती है। नगद आरक्षित अनुपात में 50 आधार अंक की वृद्धि की गई है और यह 4.5% पर पहुंच गया है। RBI गवर्नर डॉक्टर शक्तिकांत दास की अध्यक्षता में मौद्रिक नीति समिति की बिना तय कार्यक्रम के हुई बैठक में यह फैसला लिया गया। गत 8 अप्रैल को ही MPC की बैठक हुई थी जिसमें महंगाई को लेकर चिंता जताई गई थी। माह भीतर ही दूसरी बैठक बुलानी पड़ी। इस बात की उम्मीद किसी को नहीं थी। MPC की अब अगली बैठक 8 जून को होनी है और विश्लेषकों का कहना है कि उस समय भी रेपो रेट में कम से कम 25 आधार अंक की वृद्धि हो सकती है। बैंकों के खुदरा कर्ज की दरों को तय करने वाले रेपो रेट, वह दर जिस पर बैंक RBI से अल्पकालिक जरूरतों के लिए कर्ज लेते हैं, को 4% से बढ़ाकर 4.40% कर दिया गया है। अगस्त 2018 के बाद पहली बार इसमें वृद्धि हुई है। अब इसमें छोटे पॉइंट दिए गए हैं कि ऐसे पड़ता है कीमतों पर असर। ये देख लीजिए, रेपो रेट और नगद आरक्षित अनुपात बढ़ने से बैंकों के पास नकदी कम होगी। ऐसा होने से बैंक कम कर्ज बांट पाएंगे और बाजार में भी नकदी का प्रवाह घटेगा। माना जाता है कि बाजार में नकदी का प्रवाह कम होने से मांग कम होती है। कम मांग अंततः कीमतों पर दबाव डालती है और महंगाई नियंत्रित होती है।
आर्थिक विश्लेषज्ञ मानते हैं कि रेपो दरों के बढ़ने से सिर्फ कर्ज की ही दरें नहीं बल्कि बचत योजनाओं की दरें भी बढ़ती हैं। कुछ जानकारों ने एफडी पर मिलने वाले ब्याज की दरें बढ़ने का भी अनुमान जताया है। इससे लोग बचत के लिए प्रोत्साहित होंगे और बाजार में नकदी व मांग कम होगी। नेक्स्ट न्यूज़ है पढ़ाई के साथ छात्रों की फिटनेस पर भी जोर। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने उच्च शिक्षण संस्थानों में पढ़ाई के साथ ही शारीरिक फिटनेस को बढ़ावा देने के लिए नए दिशा निर्देश तैयार किए हैं। इनमें परिसरों में जीवंत माहौल, खेल गतिविधियों में हर छात्र की हिस्सेदारी, तनाव व भावनात्मक समस्याओं से जुड़े प्रबंधन के लिए छात्र सेवा केंद्रों का विकास सुनिश्चित करना शामिल है। यूजीसी के अध्यक्ष प्रोफेसर एम जगदीश कुमार ने बताया कि इन दिशा निर्देशों का मकसद छात्रों में शारीरिक फिटनेस व खेल गतिविधियों को बढ़ावा देना है और सकारात्मक सोच को विकसित करना है। ये सभी छात्रों को विभिन्न प्रकार के तनाव, दबाव और उनकी व्यवहार संबंधी परेशानियों से बचाने और मानसिक स्थिति को मजबूत करने के लिए जरूरी है। दिशा निर्देशों के अनुसार उच्च शिक्षण संस्थानों में ऐसी गतिविधियों के लिए पर्याप्त मानव संसाधन, बुनियादी ढांचा होने के बावजूद इस समय शारीरिक गतिविधियां अनिवार्य नहीं है। विडंबना है कि संस्थान में प्रवेश लेने वाले हर छात्र से खेल शुल्क लिया जाता है, लेकिन खेल गतिविधियां या खेल सुविधाओं का उपयोग कुल छात्रों के 1 या 2% द्वारा ही किया जाता है। चलिए नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। केंद्र ने राजद्रोह कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर जवाब के लिए समय मांगा। भारतीय दंड संहिता की धारा 124A के तहत राजद्रोह पर दंड के प्रावधान की संवैधानिकता वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं का पर जवाब देने के लिए केंद्र सरकार ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर एक और हफ्ते का समय देने की मांग की है। केंद्र सरकार ने यह अर्जी प्रधान न्यायाधीश NV रमन्ना, जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस सूर्यकांत की पीठ के समक्ष दाखिल की, जो याचिकाओं पर गुरुवार को सुनवाई करने वाली है। 2 मई को केंद्र ने जवाब दाखिल करने के लिए यह कहते हुए समय बढ़ाने की मांग की थी कि उसे समक्ष प्राधिकारी से स्वीकृति की जरूरत है। 27 अप्रैल को शीर्ष कोर्ट ने अंतिम सुनवाई के लिए याचिकाओं पर सुनवाई 5 मई के लिए स्थगित कर दी थी, क्योंकि उसने केंद्र को जवाब दाखिल करने के लिए पिछले हफ्ते के अंत तक का समय प्रदान किया था। शीर्ष अदालत ने तभी स्पष्ट कर दिया था कि इस मामले में कोई स्थगन नहीं दिया जाएगा। पूर्व सैन्य कर्मियों को विशेष छूट के साथ होगा पेंशन भुगतान। हजारों पूर्व सैन्य कर्मियों को पेंशन का भुगतान नहीं हो पाने को लेकर उठे विवाद पर सफाई देते हुए सरकार ने कहा कि इन पूर्व सैन्य कर्मियों के बैंकों ने 30 अप्रैल तक की समय सीमा में इसकी पहचान की पुष्टि नहीं की थी। इसी वजह से 58,275 रिटायर कर्मचारियों की अप्रैल महीने की पेंशन का भुगतान नहीं हो पाया। इस मामले में पूर्व सैनिकों द्वारा जताई गई चिंताओं के मद्देनजर सरकार ने पहचान प्रमाणित किए जाने की प्रक्रिया में विशेष छूट देते हुए बुधवार को दिन खत्म होने तक इन सब के खाते में अप्रैल महीने की पेंशन का भुगतान करने का ऐलान किया है। पूर्व सैनिकों की पेंशन नहीं आने का मसला मंगलवार रात को रिटायर सैन्य अधिकारी लेफ्टिनेंट जनरल BS हुड्डा ने इंटरनेट मीडिया पर उठाया और बुधवार को इसके बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी सरकार पर निशाना साधा। मामले की संवेदनशीलता को भांपते हुए रक्षा मंत्रालय ने बुधवार शाम एक स्पष्टीकरण जारी कर दिन खत्म होने तक उन सभी पूर्व रक्षा कर्मियों के खाते में अप्रैल के पेंशन का भुगतान सुनिश्चित करने की घोषणा की, जिन्हें पेंशन का इंतजार है। नेक्स्ट न्यूज। पेरिस पहुंचे मोदी, फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन के साथ विभिन्न मुद्दों पर बातचीत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों की अपनी यूरोपीय यात्रा के अंतिम चरण में बुधवार को फ्रांस पहुंचे और राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच विभिन्न मुद्दों पर बातचीत हुई। पिछले हफ्ते मैक्रोन के दोबारा फ्रांस का राष्ट्रपति चुने जाने के बाद प्रधानमंत्री मोदी दुनिया के उन पहले कुछ नेताओं में शामिल हो गए हैं जिन्होंने उनसे मुलाकात करके फिर से चुने जाने की बधाई दी है। यूरोप यात्रा के लिए रवाना होने से पहले एक बयान में मोदी ने कहा था कि राष्ट्रपति मैक्रोन को हाल ही में फिर से चुना गया है और चुनाव परिणाम के 10 दिन बाद मेरी यात्रा न केवल मुझे
आमने सामने व्यक्तिगत रूप से बधाई देने का मौका देगी। यूरोप यात्रा के लिए रवाना होने से पहले एक बयान में मोदी ने कहा था कि राष्ट्रपति मैक्रोन को हाल ही में फिर से चुना गया है और चुनाव परिणाम के 10 दिन बाद मेरी यात्रा न केवल मुझे आमने सामने व्यक्तिगत रूप से बधाई देने का मौका देगी, बल्कि यह दोनों देशों के बीच घनिष्ठ मित्रता की पुष्टि भी करेगी। इससे हमें भारत फ्रांस रणनीतिक साझेदारी के अगले चरण की तैयारी करने का अवसर मिलेगा। चलिए नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। जो होगा एडिटोरियल पेज से। एडिटोरियल पेज में देखिए पहला आर्टिकल है, वाद विवाद के बजाय संवाद की जरूरत। देखिए जो पक्ष और विपक्ष किसी भी मुद्दे पर एक दूसरे के आमने सामने होते हैं या उनके जो वैचारिक मतभेद होते हैं, उसी को लेकर यह आर्टिकल लिखा गया है। इसमें बताया गया है कि वाद विवाद या किसी भी पक्ष में लड़ाई या झगड़े से बचने के लिए ही जब संवाद किया जाता है तो उसका कोई हल निकलता है। तो और ये कमी आज के राजनीतिक माहौल में सबसे ज़्यादा है। इसी पर ये आर्टिकल लिखा गया है। हालांकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसे देख लीजिएगा। नेक्स्ट आर्टिकल हम देख लेते हैं, बड़ी उम्मीद जगाते मुक्त व्यापार समझौते। यूरोपीय देशों की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बर्लिन में कहा कि कोविड महामारी के बाद भारत तेज आर्थिक वृद्धि के साथ वैश्विक रिकवरी का महत्वपूर्ण स्तंभ बन रहा है। भारत ने हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात और ऑस्ट्रेलिया के साथ मुक्त व्यापार समझौते को मूर्त रूप दिया है। अब भारत ब्रिटेन और उसके अलावा यूरोपीय संघ के साथ भी एफटीए वार्ता में त्वरित प्रगति के लिए प्रतिबद्ध है। इसका मतलब है कि वैश्विक व्यापार और कारोबार के लिए भारत के दरवाजे तेजी से खुल रहे हैं। भारत और यूएई के बीच हुआ एफटीए 1 मई से लागू हो गया है। एफटीए यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। देखिए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या होता है, जब भी दो देशों या मान लीजिए भारत और यूरोप के बीच अगर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है तो उसमें कई वस्तुओं का आदान प्रदान होता है, यानी कि व्यापार सुगम हो जाता है, टैक्सेस कम हो जाते हैं, वस्तुओं के आयात निर्यात में शुल्क कम लगता है, तो इससे सुविधा होती है और व्यापार बढ़ता है। इस एफटीए से भारत और यूएई के बीच वस्तुओं का कारोबार 5 साल में दोगुना बढ़कर 100 अरब डॉलर किए जाने का लक्ष्य रखा गया है, जो इस समय करीब 60 अरब डॉलर है। इसके साथ ही सेवाओं का व्यापार 15 अरब डॉलर से अधिक की ऊंचाई पर पहुंचने की उम्मीद है। इस समय यूएई भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है और अमेरिका के बाद दूसरा बड़ा निर्यातक केंद्र है। पिछले माह भारत ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते पर भी एक आपसी समारोह में हस्ताक्षर किए गए थे। दोनों देशों के बीच इसे लेकर 10 साल से बातचीत जारी थी। भारत ऑस्ट्रेलिया एफटीए लागू होने के बाद ऑस्ट्रेलिया को भारत का करीब 96% निर्यात और भारत को ऑस्ट्रेलिया का करीब 85% निर्यात शुल्क मुक्ति के साथ किया जा सकेगा। ध्यान रहे कि पड़ोसी बांग्लादेश का ऑस्ट्रेलिया के साथ पहले से ही एफटीए है, यानी कि उनमें फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पहले से ही लागू है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री जो हैं बोरिस जॉनसन ने कहा है कि ब्रेग्जिट, यानी कि जब ब्रेग्जिट से ब्रिटेन अलग हुआ था उसके बाद का है ये, कि उसके बाद ब्रिटेन भारत के साथ औद्योगिक एवं आर्थिक रिश्तों को प्रगाढ़ बनाने पर जोर दे रहा है और इसके लिए वह ज़्यादा भारतीय पेशेवरों को ब्रिटेन में काम करने के लिए वीज़ा देने को भी तैयार है। एफटीए देश के वैश्विक व्यापार को बढ़ाने की दिशा में मील का पत्थर साबित होंगे और इससे चालू वित्त वर्ष 2022-23 में वस्तु निर्यात करीब 500 अरब डॉलर और सेवा निर्यात करीब 300 अरब डॉलर की रिकॉर्ड ऊंचाई पर दिखाई दे सकेगा। एफटीए भारत को 5 लाख करोड़ रुपए की इकोनॉमी बनाने के लक्ष्य को हासिल करने की महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। देखिए जब प्रधानमंत्री मोदी 2014 में पहली बार प्रधानमंत्री बने थे तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था लाल किले से 15 अगस्त पर कि भारत को 5 लाख करोड़ डॉलर की इकोनॉमी बनाना लक्ष्य है हमारा। हालांकि भारत अभी इस लक्ष्य से काफ़ी दूर है और इस पर आगे बढ़ रहा है, इसलिए बजट भी इस तरीके से बनाया जाता है कि इस आंकड़े को वो छू सके। इसीलिए कई देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट समझौते भी किए जा रहे हैं, जिसमें हाल ही में फ्रांस हो गया, रूस, जापान और यूरोपीय देशों के साथ इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लागू किया जा रहा है ताकि व्यापार समझौता ज़्यादा से ज़्यादा हो सके और भारत को आयात पर कम टैक्स देना पड़े और निर्यात पर ज़्यादा टैक्स ले सके भारत।
तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिससे 5 लाख करोड़ की इकोनॉमी बनने की ओर भारत आगे बढ़ सकता है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। कल LIC का IPO आ गया है। तो बिजनेस पेज पर सबसे पहली न्यूज़ यही है कि पॉलिसी धारकों ने LIC IPO को हाथों हाथ लिया, यानी कि जिन्होंने जो पॉलिसी धारक हैं सबसे पहले LIC उनके लिए ओपन किया गया है और इसके लिए जो प्राइस बैंड रखा गया था वो 902 रुपये से लेकर 946 रुपये तक रखा गया था। अब इसमें ये चरणबद्ध तरीके से 949 रुपये तक रखा गया था। ये चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ता रहेगा। अब आम जनता के लिए भी IPO ओपन किया जाएगा, तो देखते हैं इसका प्राइस बैंड कितना आगे बढ़ता है। नेक्स्ट न्यूज़ है कि आगे भी परेशान करेगी खाद्य वस्तुओं की महंगाई। ये RBI का स्टेटमेंट है। खाद्य वस्तुओं की महंगाई से फिलहाल राहत मिलने की संभावना नहीं दिख रही है। बुधवार को RBI ने ऐसी आशंका जाहिर की है। RBI ने कहा है कि लगातार बढ़ती महंगाई से गरीबों की खरीदारी क्षमता प्रभावित हो रही है, इसलिए बैंक दरों में बदलाव का फैसला लेना पड़ा। देखिए फर्स्ट पेज पर ही आपको बताया गया कि रेपो रेट बदल दिया गया है, यानी कि रेपो रेट अब 4.40 हो गया है। RBI के मुताबिक महंगाई से लोगों की बचत, निवेश, प्रतिस्पर्धा क्षमता और उत्पादन पर विपरीत असर पड़ रहा है, जिसे रोकना जरूरी था। RBI ने कहा है कि मौद्रिक नीति से जुड़ी कार्रवाई का उद्देश्य महंगाई को कम करना और अर्थव्यवस्था की विकास दर को कायम रखना है। इस साल मार्च में खुदरा महंगाई दर 6.95% रही और अप्रैल में इस दर में और वृद्धि की आशंका है। मुख्य रूप से खाद्य वस्तुओं के दाम बढ़ने से ही खुदरा महंगाई दर बढ़ती है। चलिए नेक्स्ट पेज। रूस यूक्रेन युद्ध है। रूस ने अब जो टारगेट करना शुरू किया है वो विदेशी हथियारों को जैसे फ्रांस ने बोला था, ब्रिटेन ने बोला था और नाटो संगठन ने बोला था कि वो यूक्रेन को आधुनिक हथियार देगा ताकि वो रूस का मुकाबला कर सके। तो रूस ने उस पर कार्रवाई करते हुए अब उन हथियारों को टारगेट करना शुरू किया है जो यूक्रेन को मदद के लिए मिले हैं। तो ये न्यूज़ हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अमेरिका में खत्म हो रहे आव्रजक वर्क परमिट पर 1.5 साल का सेवा विस्तार। अमेरिकी गृह सुरक्षा विभाग यानी होमलैंड सिक्योरिटी विभाग ने ग्रीन कार्ड लेने के आकांक्षी प्रवासी भारतीयों और H1B वीजा धारक भारतीयों के जीवन साथी के लिए भी नौकरी करने के रास्ते और सरल कर दिए हैं। अमेरिका में बसे ऐसे भारतीयों को अब काम पर परमिट खत्म होने के बाद भी निर्बाध रूप से कामकाज जारी रखने के लिए 18 महीने की मोहलत मिलेगी। श्रीलंका में विपक्ष ने महाभियोग और अविश्वास प्रस्ताव पेश किया। श्रीलंका के प्रमुख विपक्षी दल ने संसद में राष्ट्रपति गोतबाया राजपक्षे के खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव और उनके बड़े भाई महिंद्रा राजपक्षे के नेतृत्व वाली सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश कर दिया है। श्रीलंकाई संसद में बुधवार को विपक्ष के नेता सजित प्रेमदास और सुमागी जन बालवेगाया या यूनाइटेड पीपुल्स फोर्स के नेता ने स्पीकर महिंदा यदा के समक्ष दोनों प्रस्ताव पेश किए। अविश्वास प्रस्ताव जीतने के लिए 225 संसदीय संसद में विपक्ष को सांसदों का बहुमत चाहिए होगा, जबकि राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग हटाने के लिए 2/3 बहुमत होना जरूरी है। ये आज का 5 मई 2022 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।